हेलो फ्रेंड्स, 26 जनवरी 2019 की डेली करंट अफेयर्स डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। इसमें जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी से रिलेटेड है। फिर कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स जो 2019 के हैं वो मैंने डिटेल में समझा रखे हैं। फिर एक न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट, जो गवर्नमेंट अपने एडवर्टीजमेंट्स करती है ना सोशल मीडिया चैनल्स पे, टेलीविजन पे, तो उसके रेट्स बढ़ाए हैं गवर्नमेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट प्राइवेट चैनल्स जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उन पे अपने एड्स को लेके जाना चाहती है जहां पे वो अभी नहीं पहुंच पाती। तो इस न्यूज में क्या क्या चल रहा है वो देखेंगे। फिर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस चल रही हैं उनके बारे में देखेंगे। और बहुत सारी वन लाइनर न्यूज चल आई हैं फ्रेंड्स, जो कि 26 जनवरी है और 26 जनवरी के उपलक्ष्य में बहुत सारे अवार्ड्स दिए जा रहे हैं अलग अलग लोगों को। तो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया है। ऑब्वियसली सारे अवार्ड्स को मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो और किसी काम के भी नहीं रह जाएगी। तो ये सब चीजें एक एक करके देखते हैं। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करेंगे इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी पे। इसको आईएनएफ ट्रीटी भी कहते हैं। किसके किसके बीच में साइन हुई थी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में साइन हुई थी, क्योंकि 1987 में साइन हुई थी ट्रीटी, तो उस समय पे यूएसएसआर था। उसके कुछ सालों बाद वो रशियन फेडरेशन बन गया। तो शुरू में इस ट्रीटी को कौन साइन किया था? यूएसएसआर ने। और बाद में इसको कौन ऑनर कर रहा था? रशियन फेडरेशन ऑनर कर रही थी। जब ये साइन हुई थी उस समय पे प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने और जनरल सेक्रेटरी मिखाइल गोर्बाचेव ने 8 दिसंबर 1987 में साइन किया था और 1 जून 1988 को यह ट्रीटी फोर्स में आ गई थी। इसका काम क्या था? देखिए यहां पे लिखा हुआ है, एलिमिनेशन ऑफ देयर इंटरमीडिएट रेंज एंड शॉर्टर रेंज मिसाइल्स। तो इसके एलिमिनेशन की बात हो रही है। तो इस ट्रीटी ने बोला कि जितनी भी न्यूक्लियर और कन्वेंशनल मिसाइल्स हैं जो कि 500 से 1000 किलोमीटर की रेंज की और 1000 से 5500 किलोमीटर की रेंज की, यानी शॉर्ट रेंज और इंटरमीडिएट रेंज की जो मिसाइल है उनको आप एलिमिनेट कीजिए, पर इसमें सी लॉन्च्ड मिसाइल इंक्लूडेड नहीं है। फिर क्या हुआ? मई 1991 तक 2692 मिसाइल्स को एलिमिनेट कर दिया गया। 10 साल तक ऑन साइट वेरिफिकेशन चलते रहे। तो ऐसा ही बहुत सारी चीजें हुई। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो ट्रीटी थी ना, इस ट्रीटी का बहुत बड़ा रोल था कोल्ड वॉर को खत्म करने में। देखिए बहुत डिकेड्स लॉन्ग एक कोल्ड वॉर चला है यूएसएसआर में और यूएसए के बीच में। क्यों चला है? क्योंकि देखिए यूएसए, जब आपका वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था तो आपको याद है यूएसए ने जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था। तो उस समय पे यूएसए ने पूरी दुनिया में तरखाट मचा दिया था। सबको पता चल गया था कि यूएसए के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और यूएसए से कोई भी भिड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी चीज है जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जापान में हालत बहुत बिगड़ गई थी जब हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम गिराया गया था। फिर क्या हुआ? यूएसएसआर ने बहुत जल्दी से प्रोग्रेस करके अपने आप के पास न्यूक्लियर वेपन्स लाए। अब यूएसएसआर के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, यूएसए के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हो गए। तो अब यूएसए ओनली पावर नहीं रहेगा, क्योंकि यूएसए को पता था कि यूएसएसआर के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है और यूएसए के पास तो थे ही। तो एक कोल्ड वॉर की सिचुएशन आ गई, जो कि कभी फुल स्केल कन्वेंशनल वॉर में कन्वर्ट नहीं हुई, क्योंकि दोनों साइड्स जानते थे कि दोनों के पास न्यूक्लियर वॉर है और अगर वॉर शुरू हुआ तो दोनों खत्म हो जाएंगे, साथ साथ पूरी दुनिया को भी अपने साथ ले डूबेंगे। और बाकी कंट्रीज ये नहीं चाहती थी वॉर हो, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर का जो साइड इफेक्ट होगा वो पूरी दुनिया में होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो ये थी। अब हुआ ये कि रिसेंटली इस ट्रीटी न्यूज में क्यों आ रही, जब ये 1987 की ट्रीटी है। हुआ ये कि अक्टूबर दिसंबर के टाइम पे लास्ट ईयर 2018 में यूएस ने बोला कि हम इस आईएनएफ टीटी से विड्रॉ कर लेंगे 2 फरवरी तक। क्यों विड्रॉ करेंगे? क्योंकि रशिया चीटिंग कर रहा है, वो इस ट्रीटी के प्रोविजंस को ऑनर नहीं कर रहा है। यूएस गवर्नमेंट ने बोला है कि बहुत साल पहले से भी रशिया इसमें चीटिंग कर रहा है, और साथ साथ रशिया ने एक मिसाइल बनाई है जो कि इस ट्रीटी को वायलेट करती है, यानी उस मिसाइल का प्रोडक्शन, डिप्लॉयमेंट, टेस्टिंग इस ट्रीटी को वायलेट करता है। इसके रिस्पेक्ट में अभी कुछ दिन पहले ही रशियन गवर्नमेंट ने अपनी इस मिसाइल, जिसका नाम है SSC-8 ग्राउंड फायर्ड क्रूज मिसाइल, जिसको बोलते हैं नोवाटोर NM729, इसके स्पेसिफिकेशंस को रिलीज किया रशियन गवर्नमेंट ने और बोला कि देखिए आप जो ये सोच रहे हैं कि ये आईएनएफ ट्रीटी को वायलेट कर रही है मिसाइल, ये मिसाइल उसको वायलेट नहीं कर रही है। अब यूएसए के और भी बहुत से कथन है कि भाई देखिए जो चाइना है, चाइना पैसिफिक ओशन में, देखिए चाइना इस आईएनएफ ट्रीटी का पार्ट नहीं है, तो चाइना इस रेंज में मिसाइल्स को पैदा कर सकता है और उसने बहुत सी मिसाइल्स पैदा कर रखी है। रशिया के पास भी ठीक ठाक मिसाइल्स हैं इस रेंज में, यूएस के पास एक्चुअली में अभी उतनी नहीं है। तो देखा जाए तो यूएस डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है और यूएस अपने मिसाइल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाह रहा है, और चाइना और रशिया लगातार धमकी दे रहे हैं कि ये जो आईएनएफ ट्रीटी है ना, इसने बहुत दिन तक पीस को बना के रखा है, तो अगर अब आप इस ट्रीटी को विड्रॉ करेंगे तो हम भी रिटेलिएट करेंगे। साफ साफ बोला है रशिया ने।
और चाइना भी नहीं चाहता है कि ये ट्रीटी वायलेट हो, यूएस इस ट्रीटी से विड्रॉ करे। अब बात ये है ना कि यूएस आज की डेट में धमकी देने की पोजीशन में नहीं रहा है, खासकर चाइना और रशिया जैसी कंट्रीज को तो धमकी दे ही नहीं सकता, क्योंकि रशिया मिलिट्रली बहुत स्ट्रांग है, चाइना भी स्ट्रांग है। कुछ लोग तो, कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि रशिया मिलिट्रली यूएसए से ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि उसका न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स भी यूएसए से ज्यादा है। तो अब इसमें बेसिकली होता क्या है, इसको आगे देखते हैं। देखिए, इससे पहले जब ओबामा जी राष्ट्रपति थे, तो जो उनका स्टांस होता था वो थोड़ा मॉडरेट होता था, थोड़ा सही सा होता था, चीजों को डील करने की कोशिश करते थे वो। ट्रंप जी जब से आए हैं, थोड़ा सा इनका कह सकते हैं रिएक्शनरी स्टांस रहा। ये बहुत जल्दी चीजों को कहते हैं मैं विड्रॉ कर लूंगा, मैं ये खत्म कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, HIV वीजा रूल को चेंज कर दूंगा, बाहर वालों को नहीं आने दूंगा, ओवर प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो वो चीज बाकी कंट्रीज को भी पसंद नहीं आ रही है, और अभी चाइना के साथ जो ट्रेड वॉर चल रहा है यूएस का, ये भी उस चीज का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर हुवाई की जो सीईओ वाला केस हुआ था, वो भी एक चीज है, तो वो एक अलग चीज है। तो ये था आपका आईएनएफ ट्रीटी के बारे में। फिर जो दूसरी न्यूज आई है वो है कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स 2019 से रिलेटेड है। इससे पहले जो नॉर्म्स थे वो थे 2011 के CRZ नॉर्म्स ऑफ 2011, कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स ऑफ 2011। उसके बाद अब 2019 में आए हैं ये नए नॉर्म्स, जिन्होंने पुराने नॉर्म्स को रिप्लेस कर दिया है। जो नए नॉर्म्स लाए गए हैं, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 3 के अंदर लाए गए हैं। और ये जो नए नॉर्म्स है ना, ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे। अब ये कैसे करेंगे, इसको हम देखते हैं। देखिए, प्रोविजंस देखेंगे इंपॉर्टेंट कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स 2019 के। देखिए, इसमें 4 क्लासिफिकेशन है। एक कोस्टल रेगुलेशन जोन 3 है इसमें, जो कि रूरल एरियाज के लिए यूज होता है। कोस्टल रेगुलेशन जोन 2 होता है वो अर्बन के लिए होता है। जो 1 होता है वो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज के होता है, तो वो हम सब देखेंगे, ठीक है। फिर जो 4 वाला होता है वो आपकी बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक के लिए होता है। फिलहाल कोस्टल रेगुलेशन 3 ये आपका रूरल एरियाज के है। इसमें 2 सब क्लासिफिकेशंस बनाए गए हैं, ए और बी। तो ए में और बी में क्या फर्क है हम देखेंगे। पहले क्या था कि कोस्टल रेगुलेशन जोन 3 यानी जो रूरल एरियाज वाले थे, उसमें बोला गया था कि भाई हाई टाइड लाइन से 200 मीटर्स तक नो डेवलपमेंट जोन होगा, ठीक है। उसको चेंज कर दिया गया है और बोला गया है कि कोस्टल रेगुलेशन 3 के अंदर 2 हेड्स आएंगे, ए और बी, यानी रूरल एरियाज वाले CRZ में 2 हेड्स आएंगे, ए और बी। ए वाला हेड में वो डेंसली पॉपुलेटेड रूरल एरियाज जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर है या उससे ज्यादा है, वहां पे जो नो डेवलपमेंट जोन होगा ना, वो हाई टाइड लाइन से 50 मीटर तक का होगा। पहले कितना था ये कोस्टल रेगुलेशन जोन 2011 के हिसाब से, पहले ये 200 मीटर तक था, यानी कि हाई टाइड लाइन से 200 मीटर तक नो डेवलपमेंट जोन था, कोई डेवलपमेंट उसमें नहीं हो सकता है। इसको चेंज कर दिया गया है 2019 में, और ये बोला गया है कि जहां पे भी डेंसिटी 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है, वहां पे नो डेवलपमेंट जोन हाई टाइड लाइन से 50 मीटर तक रहेगा। यानी अब पहले 200 मीटर था, अब 50 मीटर तक रहेगा, यानी 150 मीटर का एरिया एक्स्ट्रा आ गया है जहां पे कुछ एक्टिविटीज की जा सकती हैं। अब ये चीज अच्छी है बुरी है, ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि पानी कहीं एकदम से बाहर आके कुछ तबाही ना मचा दे। क्योंकि देखिए, जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, वहां एक्टिविटीज ज्यादा है, बिजनेस ज्यादा है, कॉमर्स ज्यादा है, ट्रेड ज्यादा है, टूरिज्म ज्यादा, सब कुछ ज्यादा है, तो जगह की जरूरत है। तो इसलिए एक्स्ट्रा जगह दी गई है 200 मीटर से 50 मीटर नो डेवलपमेंट जोन को करके। लेकिन जब तक कोई मिस हैपनिंग नहीं होती नेचुरल, तब तक तो ये ठीक है। अगर कोई नेचुरल मिस हैपनिंग हो गई तो ये बैकफायर करेगा। उसके बाद जो कोस्टल रेगुलेशन जो 3 जो बी वाला है, इसमें क्या है कि 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर से जहां पे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है, 2011 सेंसस के हिसाब से वहां पे नो डेवलपमेंट जोन 200 मीटर ही रहेगा हाई टाइड लाइन से। तो इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, पर डेंसिटी अगर आपकी 2161 को क्रॉस की तो नो डेवलपमेंट जोन को 50 मीटर पे ले आया गया, यानी 150 मीटर का एक्स्ट्रा एरिया दे दिया गया है डेवलपमेंट के लिए। फिर आगे चलते हैं फ्रेंड्स। एक चीज होती है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। अब ये फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फ्लोर ये एरिया रेशियो, ये एक्चुअली में होता क्या है, ये देखिए ऐसा होता है फ्रेंड्स कि मान लीजिए आपने एक प्लॉट खरीदा, एक जमीन का टुकड़ा खरीदा, उसमें आपने अपना घर बनाया। अब एक्चुअली में उस प्लॉट के ऊपर कितना एरिया हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बॉम्बे में बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखी होंगी, ठीक है, या किसी भी सिटी में अलग अलग फ्लोर्स है, फ्लैट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो अब हुआ ये कि एक प्लॉट लिया आपने, उस प्लॉट के ऊपर आपने 1 फ्लोर बनाया, 2 फ्लोर बनाया, 3 फ्लोर बनाया, 4 फ्लोर एंड सो ऑन। आप फ्लोर बनाते चले गए, तो जितने ज्यादा अगर आप फ्लोर्स बना देंगे ना फ्रेंड्स, उतना ही ज्यादा उसका फ्लोर स्पेस इंडेक्स हो जाएगा, फ्लोर एयर रेशिया हो जाएगा। क्योंकि फ्लोर एयर रेशिया होता क्या है कि भाई
उस बिल्डिंग का टोटल फ्लोर एरिया डिवाइडेड बाय जिस लैंड पे वो बिल्डिंग बनी है उस लैंड का फ्लोर एरिया। तो ऑब्वियस सी बात है, लैंड का फ्लोर एरिया तो उतना ही रहने वाला है, लेकिन जैसे जैसे आप उसकी मंजिलें बढ़ाते जाएंगे टोटल फ्लोर एरिया जो उस बिल्डिंग में आ रहा है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, और वो ज्यादा लोगों को अकोमोडेट कर पाएगा। तो पहले क्या था, जो कोस्टल रेगुलेशन जोन 2011 था उसमें क्या किया गया था, फ्लोर स्पेस इंडेक्स को फ्रोज किया गया था, मतलब एक लिमिट पे लाके उसे रोका गया था और कहा गया था इससे ज्यादा फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फ्लोर एयर रेशियो आप नहीं रह सकते। लेकिन अब उसको डीफ्रीज कर दिया गया है। डीफ्रीज मतलब अब उस फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फ्लोर एयर रेशियो को बढ़ाया जा सकता है, यानी कई और मंजिलें बनाई जा सकती हैं। ज्यादातर कॉमर्शियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, कम शब्दों में आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो एक ये चेंज किया गया है। अब देखिए इससे होगा क्या, जब आप इसको चेंज कर दोगे आप ज्यादा फ्लोर्स बना सकते हो, आपके पास उतने ही जमीन के लिए ज्यादा जगह मिल जाएगी काम करने के लिए। लेकिन अब वही बात है कि कोई नेचुरल मिसहैपनिंग हो गई तो ये सब चीजें बैकफायर कर जाएंगी। फिर कोस्टल एरियाज में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को परमिट किया जाएगा सस्टेनेबल मैनर में, यानी शैक्स, टॉयलेट ब्लॉक्स, चेंजिंग रूम्स, ड्रिंकिंग वाटर जैसी फैसिलिटीज को बीचेस के किनारे प्रोवाइड किया जाएगा। आप गोवा में गए होंगे तो आप शैक्स, आप समझ रहे हैं ना, शैक्स यानी जो कि गोवा के बगल में जो हट टाइप की बनी होती हैं वो होटल रूम्स हो जाते हैं एक तरीके की, उन हट्स के अंदर लोग रहते हैं। कभी गोवा जाइए, ठीक है, अगोंडा बीच में बहुत सारी शैक्स मिलेंगी आपको, वहां पे जाके रहिए, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये शैक्स को परमिट किया गया है इस कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स 2019 के अंदर। फिर उसके बाद फ्रेंड्स CRZ के क्लियरेंसेस कैसे होंगे, तो देखिए CRZ 2 और CRZ 3 के क्लियरेंसेस स्टेट लेवल को दे दिए गए। CRZ 3 आता है आपका रूरल एरियाज के लिए, CRZ 2 आता है आपका अर्बन एरियाज के लिए। लेकिन बोला गया है कि जो CRZ 1 है जो कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज है, जो CRZ 4 है जो कि एरिया है लो टाइड लाइन और 12 नॉटिकल माइल सीवर्ड के बीच में, अगर उस चीज में कोई भी प्रोजेक्ट उस एरिया में यानी CRZ 1 में और CRZ 4 में अगर आपको कोई प्रोजेक्ट लेके आना है तो आपको मिनिस्ट्री की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप CRZ 2 और CRZ 3 यानी अर्बन और रूरल कोस्टल एरियाज में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसमें आपको मिनिस्ट्री की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। CRZ 1 में इसलिए जरूरत है क्योंकि इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, CRZ 4 में इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग टाइड लाइन और 12 नॉटिकल माइल सीवर्ड। तो ऑब्वियसली बात, आप समुंदर में पहुंच गए ना, तो उसके बीच में अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो पूरे सी के ओकस, ये सी के इकोसिस्टम, ओशन के इकोसिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, तो आपको परमिशन मिनिस्ट्री की लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये बोला गया है कि कोस्टल एरियाज में पॉल्यूशन कम हो, इसीलिए आप कह सकते हो कि रीसाइक्लिंग और कुछ ऐसी फैसिलिटीज को लेके आया जाएगा 1B एरिया में जिससे पॉल्यूशन को कम किया जा सके, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज को लेके आया जाएगा। फिर बोला गया है कि लैंड कोस्ट से पास जो आइलैंड्स हैं और जितने भी बैक वाटर आइलैंड, अब सवाल होता है कि ये बैक वाटर आइलैंड क्या होता है। अगर आप केरला गए हैं कभी, LFP के आसपास गए हैं तो आपको बैक वाटर्स पता होंगे। बैक वाटर्स होता ही है फ्रेंड्स कि जो रिवर्स आती है ना, तो रिवर्स में फ्रेश वाटर होता है, तो रिवर्स आके कोस्ट के पास कुछ जगहों पे जमा हो जाती है और उन जगहों पे नॉर्मली राइस की खेती की जाती है, पैडी की खेती की जाती है, वहां पे चावल उगाया जाता है और वही पानी जब बैक वाटर्स को एग्जिट करेगा तो जाके ओशन में मिल जाएगा। तो वो फ्रेश वाटर बन के रिवर्स के थ्रू आके बैक वाटर्स में जमा होगा, एक तरीके की लेक बना देगा, वहां पे राइस की खेती होगी और फिर वही बैक वाटर अपने चैनल से बहता हुआ ओशन में चला जाएगा। तो इसको बैक वाटर्स बोलते हैं। तो बैक वाटर्स में भी जो भी आइलैंड होंगे उनके आसपास नो डेवलपमेंट जोन होगा 20 मीटर का, ताकि इन जगहों की यूनिक ज्योग्राफी को सेफगार्ड किया जा सके। फिर और बहुत सी चीजें की गई हैं फ्रेंड्स, जैसे वेस्ट बंगाल का सुंदरबन इलाका है, ये सब इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में अंडर में। फिर गल्फ ऑफ खंबात है, गल्फ ऑफ कच्छ है गुजरात में, ऐसी बहुत सी और जगहें हैं, ठीक है ना। इनको क्रिटिकल वल्नरेबल कोस्टल एरियाज के साथ डील किया जाता है और इनको सेफगार्ड करने के लिए, ठीक है, आपको जो फिशर फोक हैं और कोस्टल कम्युनिटीज हैं उनका इन्वॉल्वमेंट लेना चाहिए, क्योंकि और हाँ, इनका सेफगार्ड इनके साथ मिलकर करना चाहिए ताकि सस्टेनेबली जो कोस्टल कम्युनिटीज हैं और जो फिशरमैन है ये इनसे फायदा भी उठा सके और इनको कंजर्व करने में अपना रोल भी प्ले कर सके, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी आपकी कोस्टल रेगुलेशन जोन से रिलेटेड फ्रेंड्स, जो कि मैंने आपके साथ देखी हैं। अब जो अगली न्यूज आ रही है वो ये है कि भाई गवर्नमेंट के जो एडवर्टीजमेंट रेट्स हैं वो बढ़ने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने किया क्या है कि गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट रेट्स को वो 11% से बढ़ा देगी, जो 2017 के रेट्स से उससे। अब देखिए ये क्या है, देखिए ये वो रेट्स हैं जो गवर्नमेंट पे करेगी
अपने एडवर्टीजमेंट को चैनल्स पे दिखाने के लिए। अब हुआ क्या था 2017 में, क्या हुआ था फ्रेंड्स कि 2017 में गवर्नमेंट, आपको पता है बीजेपी गवर्नमेंट के, बीजेपी की और बाकी और पॉलिटिकल पार्टीज के एड्स आपको सोशल मीडिया पे नजर आते रहते हैं, गूगल एडसेंस आपको कई सारी वेबसाइट पे नजर आ जाएंगे, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो पे नजर आते रहते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन। अब इसमें हुआ ये कि अगर प्राइवेट चैनल इस ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन में इम्पैनल कर लेते हैं तो वो गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था कि 2017 में, ठीक है, अपने मतलब प्राइवेट पार्टी से कहा था, प्राइवेट चैनलों से कहा था कि आप ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के अंदर अपने आप को इम्पैनल कर लीजिए और हम आपके चैनल पे अपने एड्स दिखाएंगे, उसके लिए आपको पैसा देंगे। पर 2017 में जब गवर्नमेंट ने ये किया ना, तो बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि प्राइवेट टीवी चैनल्स को लग रहा था कि जितना पैसा सरकार हमको दे रही है वो इनफ नहीं है, कम है। तो इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा डेस्परेट है। गवर्नमेंट ये चाह रही है, देखिए टेलीविजन की जो प्राइवेट टीवी चैनल्स है ना, सोनी टीवी हो गया, स्टार प्लस हो गया, इस तरीके के जो चैनल्स हैं, इसमें आपने देखा होगा फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के बहुत सारे एडवर्टीजमेंट नहीं आते। स्टार स्पोर्ट्स हो गया, इस तरीके के जो चैनल होते हैं, क्यों नहीं आते? 2017 में गवर्नमेंट ने इस चीज की कोशिश की थी, बट ये चैनल्स इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि जो रेट्स गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड कर रही थी ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के थ्रू, वो प्राइवेट चैनल्स को उतने इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे थे। और गवर्नमेंट का कहना था कि आप ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन में इम्पैनल करिए, लेकिन इन लोगों ने इम्पैनल किया ही नहीं। तो इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अपने रेट्स को 11% से बढ़ा दिया है और फिर से प्राइवेट टीवी चैनल से कहा है कि आप ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन में अपने आप को इम्पैनल करिए, ताकि गवर्नमेंट अपने एड्स को आपके चैनल पे थ्रू दिखा सके, जिससे गवर्नमेंट का भी फायदा होगा और आपको भी रेवेन्यू मिलेगा। तो 11% से रेवेन्यू बढ़ाया है। और खासकर ये तब हुआ है फ्रेंड्स, जब अभी कुछ दिन पहले ही प्रिंट मीडिया में अपने एड्स को दिखाने के लिए गवर्नमेंट ने 25% एडवर्टीजमेंट रेट्स बढ़ाए हैं। यानी अब गवर्नमेंट प्रिंट मीडिया में अपने एड्स को डिस्प्ले करने के लिए 25% पैसा ज्यादा देगी, जिससे जो मीडियम और स्मॉल न्यूज़पेपर्स है ना, इनको काफी फायदा होने वाला है। और जो गवर्नमेंट जो जिस डिफरेंशियल रेट से भी पैसा देगी, उसमें न्यूज़, नॉन न्यूज़ चैनल, हर तरीके के जो भी चैनल्स हैं, उनका जो रीच है उसके हिसाब से उसको इम्पैनल करके पैसा दिया जाएगा। अब देखना यह है कि इस बार जो बड़े बड़े बिग चैनल्स है, बिग प्राइवेट चैनल्स है, नेशनल चैनल्स हैं, जिनका बहुत ज़्यादा आउटरीच है, वो कितना इंटरेस्टेड होते हैं गवर्नमेंट के इस ऑफर में, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत डेस्परेटली इन बिग चैनल्स पे अपने एड्स को डिस्प्ले करना चाहती है। खासकर लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, तो ये तो बहुत ही जरूरी टाइम है इस चीज के लिए, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने अपने रेट्स बढ़ाए हैं, प्रिंट मीडिया में 25% बढ़ाए हैं और अभी बिग चैनल्स के लिए कितने बढ़ाए हैं? लगभग 11%। अब हम आगे बात करते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस की। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, कुछ ट्रॉपिकल डिजीजेस को नेग्लेक्टेड कहा जाता है। इसको नेग्लेक्टेड क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि इन डिजीज से वो पीपल अफेक्टेड हैं जो बहुत पुअर हैं, ठीक है, रूरल एरियाज में रहते हैं, रिमोट एरियाज में रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में रहते हैं, अर्बन स्लम्स में रहते हैं। तो वो इतना ज़्यादा गरीबी, भुखमरी, पोवर्टी के जाल में फंसे हुए हैं, इम्पोवेरिस्ट हैं, ठीक है, कि उन पे कोई ध्यान नहीं देता, ना ही उनके पास पैसे हैं कि वो अपनी सिचुएशन को सुधार सके। अब अगर आप इन डिजीज़ के एग्जाम्पल देखोगे तो ट्रैकोमा, बुरुली अल्सर, र्यूमेटिक फीवर, मेनिंगाइटिस, लेप्टोस्पिरोसिस और HIV एड्स भी इसमें आ जाता है, मलेरिया, TB, डेंगू, हेपेटाइटिस सी एंड लेप्रोसी। तो इस तरीके की बहुत सी डिजीजेस फ्रेंड्स। अब अभी एक रिपोर्ट निकल के आई है जिसने बोला है कि अगर इन डिजीजेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फंडिंग की बात करें ना, तो इंडिया 4th लार्जेस्ट फंडर है इन डिजीजेस में, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है पूरी दुनिया में। यानी पूरी दुनिया में इन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस को सुधारने के लिए जो भी रिसर्च हो रही है, उसमें 4थे नंबर की सबसे बड़ी फंड, मतलब जो फंड कर रहा है वो कौन है? इंडिया है। नंबर 1 पे कौन है? US है, वो $1595 कर रहा है फंड। इंडिया केवल $72 मिलियन कर रहा है, ठीक है। तो USA के हिसाब से देखा जाए तो जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है बहुत कम है। लेकिन आप इस तरीके से समझिए फ्रेंड्स कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में जो इंडिया का शेयर है ना, इन डिजीजेस को फंड करने का, इन डिजीज के क्योर के लिए अपनी फंडिंग देने का, वो बहुत ज्यादा है। और देखिए US का ये जो $1595 मिलियन की जो फंडिंग है ना, इस पर आप ज्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए US में बहुत बड़े बड़े मेजर जाइंट्स हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के, और ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लगातार दवाइयां ढूंढते रहते हैं बीमारियों की, भले ही वो बीमारियां US पे ना हो। ये जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है ना, इससे बहुत ज्यादा लोग US में अफेक्टेड नहीं है, पर तब भी US इसमें पैसा लगा रहा है।
क्यों लगा रहा है? क्योंकि यूएस की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इसमें पैसा लगा रही है। क्यों लगा रही है? क्योंकि जब भी कोई ड्रग बनेगी ना, उस ड्रग को ले जाके ये एग्जॉर्बिटेंट बहुत ज्यादा दामों पे एशियन कंट्रीज में बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। कोई बहुत धर्म कर्म नहीं कर रहा है यूएस इसमें फंडिंग देके, क्योंकि यूएस की कंपनीज जानती हैं कि जब हम एक बार ड्रग बना लेंगे उस ड्रग की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि भाई एशिया अफ्रीका में बहुत लोग मर रहे हैं, तो फिर वो लोग पैसा देंगे हमसे ड्रग खरीदने के लिए और हम पैसा कमाएंगे। इसीलिए आप कह सकते हो कि यूएस की फंडिंग इनके लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि यूएस में लोग इन डिजीज से बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं है, बट इंडिया में है और इंडिया चौथे नंबर पे है इसका सबसे बड़ा फंडर। और इंडिया में इन डिजीज से निपटने के लिए क्या क्या चीजें की जा रही हैं? तो एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी 2017 में, फिर एक द नेशनल पॉलिसी ऑन ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज आया था 2018 में, तो ये कर रही है इंडिया, इनके थ्रू ठीक कर रही है। और ज़रूरत यह है कि यूनिफाइड प्रोग्राम को लेके आना चाहिए नेग्लेक्टेड डिजीज़ पे, जिसमें रिसर्च भी हो और एलिमिनेशन मेजर्स को लेके आया जाए, ताकि प्रायोरिटी बेसिस पे हेल्थ एजेंडा में इन चीज़ों को कम किया जा सके, इन डिजीज़ को एलिमिनेट किया जा सकते। सारी बोल बच्चन चीज़ें। अब वन लाइनर न्यूज़ देख सकते हैं फ्रेंड्स। इंडिगो ने, जो उसका इंटरग्लोब एविएशन जो उसकी ओनर है, उसने नए सीईओ को अपॉइंट किया 5 साल के लिए, इसका नाम है रोनोजोय दत्ता। फिर मलेशिया के नए किंग बने हैं सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह। फिर एक स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनी है, याद रखिएगा किस स्टेट में बनी है? तेलंगाना स्टेट में बनी है। टाइगर्स को बचाने के लिए बनी है। इसका खर्चे को स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर 40:60 के रेशियो में बियर करेंगे। तो ये कुछ वन लाइनर न्यूज है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है किसने बनाई है स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन? तो आपका बनाई तेलंगाना ने। फिर उसके बाद फ्रेंड्स एक नया बायोजेट फ्यूल बना है मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए, इंडिजीनियसली प्रोड्यूस्ड है। किससे? जट्रोफा प्लांट के सीड से प्रोड्यूस है। जट्रोफा प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, बहुत सालों से इस पर रिसर्च चल रही है। तो इसके सूट्स के थ्रू एक नया बायोजेट फ्यूल बनाया गया है। इसको प्रोसेस किया गया है सेंट्रल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की IIP लैब में, जो देहरादून में है। और इसको अब अप्रूवल दे दिया है सेंटर फॉर मिलिट्री एयर वर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन में, ताकि इसको मिलिट्री एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। अब देखिए जयपुर में एक लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है, जिसको 24 से 28 जनवरी 2019 में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इंपॉर्टेंट चीज आपकी जानने के लिए ये है फ्रेंड्स, देखिए हर साल तो होता ही है, 5 दिन का होता है। अभी इस साल ये हिस्टोरिकल डिगी पैलेस में इसको होस्ट किया जा रहा है। तो 24 से 28 जनवरी 2019 याद रखिएगा, और दिग्गी पैलेस में होस्ट किया जा रहा है, ये याद रखिएगा। ये सवाल आ सकते हैं। फिर नेशनल डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट के बारे में मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, 24-25 जनवरी को हुआ था, इसके रिजल्ट्स आ गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है। इसमें क्या था कि यूथ में अपने देश के प्रति प्राइड की भावना जगाई जाए, इसके लिए भी होता है। और साथ साथ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जा सके, इसके लिए भी नेशनल डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट होता है। इसके जो रिजल्ट्स आए हैं, तो मध्य प्रदेश की मिस तुबा हयात खान को पहला प्राइज मिला है, इनको कैश प्राइज मिला 2 लाख का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा प्राइज गया है महाराष्ट्र के अक्षय राउत को, इनको 1 लाख का कैश प्राइज मिलेगा और सर्टिफिकेट। तीसरा प्राइज गया है मिस्टर प्रणव विलास अध्यापक को, जो कि कर्नाटक से हैं, इनको 50,000 रुपए की प्राइज मनी मिली है और एक सर्टिफिकेट मिला है। और बाकी सब लोगों को एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिला हुआ है। फिर रेलवे में कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें एक अवार्ड है प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस और एक अवार्ड है पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस। तो पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस 15 लोगों को दिया गया है। तो सारे 15 नाम तो आप नहीं रट सकते हो, लेकिन हाँ, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस ये केवल एक को मिला है, श्री पी पोनराज, सिक्योरिटी कमिश्नर थे साउदर्न रेलवे को। उसको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। फिर भाई याद रखिए, वायुसेना मेडल गैलेंट्री के कैटेगरी में मिला है विंग कमांडर भवनेंद्र नायर प्रशांत को। अब ये विंग कमांडर भवनेंद्र नायर प्रशांत और उसकी टीम ने HADR ऑपरेशन, HADR मतलब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन हुए थे। जब ये ऑपरेशन करुणा हुआ था, जब केरला में फ्लड्स आए थे, तो वहां पे लोगों को बचाने के लिए एक ऑपरेशन करुणा हुआ था। उसमें इन्वॉल्वमेंट था इनका भुवनेंद्र नायर प्रशांत और उनकी टीम का HADR में, और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। इनकी टीम ने लगभग 1000 लोगों की जान बचाई थी, और अकेले मिस्टर नायर जी ने 112 लोगों की जान बचाई, जिसमें 4 इन्फेंट थे और एक 102 साल की महिला थी। फिर एक और न्यूज आ रही है, 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश स्टेट डे होता है। 1971 में इस दिन पे हिमाचल प्रदेश हमारे देश का 18वां स्टेट बना था। ये इन्फॉर्मेशन को याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है। उसके बाद एक और पर्सन को वायुसेना मेडल मिला है गैलेंट्री में, जिनका नाम है सर्जेंट अमित कुमार झा। इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ मिशन में अपने आप को वॉलंटियर किया था, जब साइक्लोनिक स्टॉर्म ओखी आया था तिरुवनंतपुरम केरला में।
तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने देख लिए हैं। आलतू फालतू की चीज़ें मैं वैसे भी इसमें नहीं भरता हूँ, सिर्फ काम की और टू द पॉइंट चीज़ें मैं आपके सामने लेके आता हूँ, जितना हो सकेगा और लेके आऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। काफ़ी मेहनत लगी है, अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियोज़ को, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और पढ़ते रहें।